हेलो माय क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं बेटा, चैप्टर सॉल्यूशन में से। चैप्टर है सॉल्यूशन और टॉपिक का नेम है अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ऐसा क्यों होता है बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आपको पता है कि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दीज ऑल आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और बच्चों, आपको यह भी पता होगा कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मैं जो सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता होता हूं। हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको क्या मिल जाएगा, या क्या मिलता है, या आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, जो आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसका आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। पर बच्चे, जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हो सॉल्यूट का, तो समटाइम्स वो मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास के इक्वल नहीं आता। जब मतलब जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आता है, आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर लेते हो जो मॉलिक्यूलर मास, वो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास के इक्वल नहीं आता। इसका रीजन है कि जो मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का वो अबनॉर्मल हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसके मेन दो रीजंस हैं बच्चों, कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सही रिजल्ट देना कब बंद कर देती है? व्हेन ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टॉप गिविंग यू द एग्जैक्ट और करेक्ट रिजल्ट अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये दो केसेस में होता है। फर्स्ट केस है बच्चों कि आपका सॉल्यूशन है जो, उसकी कंसंट्रेशन अगर हाई है, इफ द कंसंट्रेशन of the solution is high, कहने का मतलब आपने जो सॉल्यूशन बनाया है वो सॉल्यूशन एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ना होकर एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है तो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कभी भी नेचर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। ये आप लोग पढ़कर आए हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पड़ा है उस सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं सॉल्यूशन में, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी नेचर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। It does not depend upon the nature of solute. It only depends upon the mole fraction of the solute, or number of moles of solute, or number of molecules of solute that are present in the solution.
ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई आपको? हाँ, तो अब होता क्या है, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि जब आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई कर देते हो, व्हेन यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स पहले तो सॉल्वेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे, पर जैसे ही आपने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाई सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करने लगे सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगे, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस पर भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड होने लगी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, अगर आपने सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड ले लिया है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी विल स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। That should not be possible, that cannot be possible. Colligative property तो only depend करती है number of molecules of solute पर। तो यही रीजन है, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि अगर आपकी कोई भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड जो मॉलिक्यूलर मास आया है, अगर वो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से नहीं मिल रहा, नहीं मैच हो रहा, तो आपने ये चेक करना है कि क्या कहीं मैंने सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तो नहीं ले लिया है, वेदर माय सॉल्यूशन इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और नॉट। तो आपने देखना है कि आपका सॉल्यूशन डिल्यूट होना चाहिए, बिकॉज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इफेक्टिव कहां है और कब है, डिल्यूट सॉल्यूशंस के ही लिए ही इफेक्टिव है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। और सेकंड प्रॉब्लम एक और है बच्चों, देयर इज ए सेकंड प्रॉब्लम आल्सो। सेकंड प्रॉब्लम क्या है वो भी हम देखते हैं। Now what is the second problem बच्चों? Second problem ये है कि sometimes solute क्या करता है, sometimes solute एक solution के अंदर, sometimes एक solute solution के अंदर dissociate कर सकता है और एसोसिएट भी कर सकता है, एसोसिएट भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, और ये कब होता है, ये डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड द सॉल्यूशन कब होती है, जब एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड द सॉल्यूशन कब होती है, जब आपने अपना सॉल्यूट एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज किया है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। तो अगर तो आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर तो आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, फिर तो वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा। उस सिचुएशन में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का जो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। पर अगर आपने जो सॉल्यूट अपना सिलेक्ट किया है, अगर वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, इफ द सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, इट मे डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन, इट मे एसोसिएट इनसाइड द सॉल्यूशन, जिसके कारण कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट चेंज हो जाता है। अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये हम देख लेते हैं कैसे होता है बच्चों, तो हम इस बात को और डीपली देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले मेरा सॉल्यूट है जो वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट हो रहा है इनसाइड द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपने जो सॉल्यूट है, यू हैव टेकन योर सॉल्यूट NaCl, सोडियम क्लोराइड ले लिया है आपने। अब आपको पता है जब आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड किसी सॉल्वेंट के अंदर डालोगे, फॉर एग्जांपल वाटर इज द सॉल्वेंट, इसके अंदर डालोगे तो एक मॉलिक्यूल 2 आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब 1 पार्टिकल विल ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्टिकल, बिकॉज NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, आयनिक कंपाउंड है, इसने आयंस में डिसोसिएट होना है पानी के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है इसके अंदर। तो इसकी वजह से होता क्या है कि आपने जो सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए थे, मान लीजिए 10 पार्टिकल ऐड किए थे, पर सॉल्यूशन के अंदर जाकर
वो 10 पार्टिकल्स कितने बन जाएंगे, 20 पार्टिकल्स बन जाएंगे, बिकॉज 10 molecules of NaCl will produce 10 Na positive और 10 Cl negative। तो 10 पार्टिकल्स आपके 20 पार्टिकल्स बना लेंगे सॉल्यूशन के अंदर। सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आपका क्या हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर बढ़ गए हैं डिसोसिएशन होने के बाद। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ गए हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि जो आपकी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, आपकी जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है वो इंक्रीज हो जाती है, और आपका जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास आता है सॉल्यूट का वो डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वैल्यू बच्चों डिक्रीज हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्सपेरिमेंटल जो मॉलिक्यूलर मास है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। क्यों? बिकॉज सॉल्यूट एक सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन बढ़ रहे हैं सॉल्यूट के। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, याद रखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखना, ये भी याद रखना बच्चे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में मॉलिक्यूलर मास लेस देन थ्योरेटिकली ऑब्जर्व्ड, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू से आता है। मतलब मॉलिक्यूलर मास की जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है इन केस ऑफ डिसोसिएशन वो लेस आती है थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू से। ठीक है बच्चों, दैट वाज द केस ऑफ डिसोसिएशन। बट अब किसी सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएशन भी तो हो सकती है, उसकी मैं एग्जांपल लेता हूं। उस सिचुएशन में क्या होगा, समटाइम्स ए सॉल्यूट एसोसिएट्स इनसाइड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, बेंजीन इज द सॉल्वेंट। तो हमने क्या देखा कि एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब एसिटिक एसिड जैसे बेंजीन सॉल्वेंट में मैंने देखा कि डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स आर मेकिंग द बिगर एग्रीगेट्स बाय एसोसिएटिंग टू ईच अदर। इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर कम हो जाएंगे, बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल्स, दो सॉल्यूट पार्टिकल्स ने मिलकर एक सॉल्यूट पार्टिकल बना दिया, तो कितने ही और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होकर एग्रीगेट मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाएंगे। एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाएंगे, तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड आएगी वैल्यू वो डिक्रीज कर जाएगी। और इन सिचुएशन ऑफ एसोसिएशन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट बढ़ जाएगा। एसोसिएशन के केस में जो आपके पास एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आएगा that will be greater than, its value will be greater than the theoretically calculated value of molecular mass। theoretically calculated molecular mass की वैल्यू से ज्यादा आएगी ये वैल्यू। तो that was the problem। तो इसी की वजह से कि जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करता हूं तो उसकी वैल्यू अबनॉर्मल आती है। जो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे समटाइम्स ज्यादा आती है। ज्यादा कब आएगी, एसोसिएशन के केस में, या कम आती है
कम कब आएगी? डिसोसिएशन के केस में। तो सॉल्यूट में एसोसिएट और सॉल्यूट में डिसोसिएट इनसाइड द सॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम रहती है बच्चों। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वेंट हॉफ ने हमें एक सॉल्यूशन दे दिया है जिसको बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। आगे मैं इस वीडियो में आपको वेंट हॉफ फैक्टर बताऊंगा, ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं, तो एक या दो वीडियोस इसकी और बनाऊंगा मैं, ताकि ये अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम डिटेल में कर पाएं। तो वेंट हॉफ फैक्टर हम देख लेते हैं जल्दी से बच्चों, क्या होता है, व्हाट इज वेंट हॉफ फैक्टर। तो ये जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ रहा था, इसको, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वेंट हॉफ ने वेंट हॉफ फैक्टर दे दिया हमें। वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर ये किसके इक्वल होता है बच्चे? दैट इज इक्वल टू, इसको आई से डिनोट किया जाता है, वेंट हॉफ फैक्टर विच इज आई, इट इज इक्वल टू experimentally observed, it is the ratio of experimentally observed value of colligative property divided by theoretically calculated value of colligative property। तो यहां से आप वेंट हॉफ फैक्टर निकाल सकते हो। तो एक पर्टिकुलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला में फिर मैं वेंट हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो जो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा वो अबनॉर्मल नहीं आएगा, वो सही आएगा। ठीक है जी। तो ऐसे वेंट हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करने से इन द रिजल्ट्स इन द फॉर्मूलाज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम ये अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वाली प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर वेंट हॉफ फैक्टर में इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास देखूं तो ये बन जाता है वेंट हॉफ फैक्टर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू theoretically calculated, because colligative property is inversely proportional to molecular mass, तो theoretically calculated molecular mass divided by experimentally observed molecular mass। ठीक है बच्चों, इसको मैं theoretically calculated को MC लिख देता हूं, experimentally observed को MO लिख देता हूं। तो I वेंट हॉफ फैक्टर इज इक्वल टू MC अपॉन MO, theoretically calculated molecular mass divided by experimentally observed molecular mass। एक यहां से आपको रिलेशन याद रखना है जो वैसे ही पूछ लिया जाता है। जब MCQ आपको क्वेश्चन एग्जाम में या कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि अगर वेंट हॉफ फैक्टर I ग्रेटर देन 1 है तो बताओ सॉल्यूट की एसोसिएशन हुई होगी या डिसोसिएशन हुई होगी। तो आपने याद रखना है बच्चों, वेंट हॉफ फैक्टर I is equal to experimentally observed value of colligative property divided by theoretical value of colligative property। ये greater than 1 कब आएगा? जब experimentally observed value of colligative property ज्यादा हो, जब न्यूमिनेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, तभी greater than 1 आएगा। और experimentally observed value of colligative property मतलब ज्यादा हो, then theoretically एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो किससे? थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा कब होगा? जब सॉल्यूट है जो डिसोसिएट करेगा सॉल्यूशन के अंदर, तभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा। तो I ग्रेटर देन 1 होता है, वेंट हॉफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 कब होता है? जब सॉल्यूट डिसोसिएट करता है सॉल्यूशन के अंदर, जब सॉल्यूट डिसोसिएट करता है। तो सिमिलरली I लेस देन 1 कब होता है? लेस देन 1 कब होगा? लेस देन 1 इसी फॉर्मूले से देख लो, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा आई, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है, मतलब थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई है। तो वो कब पॉसिबल है?
जब सॉल्यूट एसोसिएट कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर, एसोसिएट मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर कम हो रही हैं, लेस हो रही हैं, तो उस सिचुएशन में I इज इक्वल टू लेस देन 1 आता है। तो जब सॉल्यूट एसोसिएट करता है सॉल्यूशन के अंदर बच्चों, जब कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएट करता है तो I लेस देन 1 आता है इन केस ऑफ एसोसिएशन। जब कोई सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब इट नाइदर एसोसिएट्स नॉर डिसोसिएट, तब I ग्रेटर देन 1 हो जाता है। I 1 के इक्वल कब होगा? जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकम्स इक्वल टू थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट्स इनसाइड द सॉल्यूशन इट नॉर एसोसिएट्स इनसाइड द सॉल्यूशन। सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट करता है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट ना एसोसिएट करता है सॉल्यूशन के अंदर, तब उस सिचुएशन में I की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है। आई होप बच्चों आपको इन सब बातों का, इन डिटेल्स का पता चल गया होगा। यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। I लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 कब होता है पूछा जा सकता है। अब मैं लास्ट लेग ऑफ दिस वीडियो आपको बता दूं, इन दिस लास्ट लेग ऑफ दिस वीडियो, कि अब जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको सही करने के लिए, मतलब ताकि हमारा मॉलिक्यूलर मास है जो, वो चाहे सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है चाहे डिसोसिएट हो रहा है, पर हमारा मॉलिक्यूलर मास सही आ जाए, अब नॉर्मल ना आए, उसके लिए तो हम बेंट हाउ फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं इन डिफरेंट फॉर्मूलाज। कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं या कैसे हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करनी है वो आपको मैं अब बता देता हूं। सो इन ऑर्डर टू गेट an exact value, so in order to get an exact value of molecular mass, तो आप फिर क्या करोगे, जैसे कि डेल्टा TB इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट KB इंटू M होता है। पर अगर आपका सॉल्यूट एक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है, तो आपने यहां मल्टीप्लिकेशन में बेंट हाउ फैक्टर ऐड कर देना है, यहां पर आपने उसको एग्जिस्ट करवा देना है इस फॉर्मूले के अंदर। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला ये बन जाएगा। सिमिलरली डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, वहां भी अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है तो I इंटू डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF इंटू M इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट KB एंड KF। सिमिलरली ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT, तो आप ऐसे फिर बेंट हाउ फैक्टर I को इंट्रोड्यूस करके अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे इन ऑर्डर टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, द राइट वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। उस अबनॉर्मैलिटी को हटाने के लिए फिर आप बेंट हाउ फैक्टर का यूज करते हो। तो दैट इज द रीजन। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, उनसे रिलेटेड आपको फॉर्मूलाज करवाऊंगा, डेरिवेशन करवाऊंगा बच्चे। देन हम फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जो अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड आते हैं। दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।